हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल इजी जीएस पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार भट्ट पुनः सोलर सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए। दोस्त, कल हम लोग आपदा को अवसर में बदलने का कुछ टिप्स लिए थे, चर्चा किए थे। आपको उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर उस पर अमल करना शुरू कर दिए होंगे। ग्रुप बना करके पढ़ने का सिस्टम, जो भी हमारे भाई बंधु बाहर से आए हुए हैं वो मेहनत करें, सफल हों, अपने लाइफ में हर जगह पर तरक्की करें, यही मेरी शुभकामना है। आप लोग देखे होंगे अभी हाल ही फिलहाल साइकिल गर्ल के नाम से फेमस हुई है कि हमारी दरभंगा की बहन आपदा को अवसर में ही तो बदला है। उनको आज बहुत सारे टीवी चैनल, फिल्म मेकर लोग कांटेक्ट करवा रहे हैं कि आप पर पिक्चर बनाना चाहते हैं। आप भी मेहनत करके जरूर इस अवसर का लाभ उठाएंगे। दोस्त, आते हैं सोलर सिस्टम पर। कल हमने सोलर सिस्टम की चर्चा की थी, लेकिन कुछ और ब्रीफ डिस्कशन की जरूरत है इस पर। कल हमने जितने भी प्लैनेट हैं उनको एक सीध में दिखाया था। बार बार क्वेश्चन उठता है कि क्या सारे प्लैनेट उसी तरह से सुव्यवस्थित हैं? नहीं है। हम लोग दिखाने के लिए उनको सुव्यवस्थित ढंग से दिखाते हैं। अक्सर एक्चुअली में वो सुव्यवस्थित ऐसे सीधी एक रेखा में स्थित नहीं है। अलग अलग स्पीड से, अलग अलग गति से वो सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं, रोटेशन करते रहते हैं। जो जितना नजदीक है उसकी स्पीड उतना ही ज्यादा है। जैसे आप एग्जांपल लीजिए बुध का, मरकरी। सब ग्रहों को यहाँ पर मैंने हिंदी में लिखा है, इसलिए इसके पिछला वीडियो में मैंने इंग्लिश में लिखा था। मेरा मकसद है हिंदी और इंग्लिश दोनों फैकल्टी के लोग बढ़िया से समझे जीएस को। किसी एक फैकल्टी पे जोर नहीं देना चाहिए। तो हमने यहाँ पर बुध लिखा। ये बुध सूर्य से सबसे ज्यादा नजदीक है, इसलिए इसकी गति सबसे ज्यादा तेज है। बहुत जल्दी ये सूर्य का परिक्रमा कर लेता है। उसी तरह से सबसे अंतिम में वरुण है, नेपच्यून। वो सबसे देर से सूर्य का चक्कर लगाएगा। कई वर्षों लग जाते हैं उसे सूर्य का चक्कर लगाने में। स्पीड भी इसका स्लो है और दूरी भी इसको ज्यादा ट्रेवल करनी पड़ती है। अब देखिए, हमने यहाँ पर अव्यवस्थित ढंग से इसलिए दिखाया है कि सब ग्रह कोई यहाँ पर रहेगा तो कोई यहाँ पर रहेगा। हो सकता है जिस समय बुध यहाँ पर हो उस समय शुक्र यहाँ पर हो। अलग अलग जगहों पर ये सारे ग्रह रह सकते हैं, क्योंकि इनकी गति और दूरी अलग अलग है। अब देखिए, हमारे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के तरफ से कितने नंबर की ग्रह है। तो तीसरे नंबर की हमने लिख दिया है। तीसरे नंबर की ग्रह है ब्लू प्लैनेट कहलाती है, क्योंकि यहाँ पर पानी की मात्रा ज्यादा है, जल की मात्रा ज्यादा है। वाटर इज एक्सेस अवेलेबल हियर। तो अंतरिक्ष से देखने पर ये नीला रंग का दिखती है। उसी तरह से अगर ये पूछ दिया जाए कि पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है, किन दो ग्रहों के बीच स्थित है, तो देखेंगे पृथ्वी के लेफ्ट साइड में शुक्र है, वेनस है, और राइट साइड में दाहिने तरफ मंगल ग्रह है। इस मंगल को हम यहाँ पर नहीं दिखाए हैं, बल्कि यहाँ पर दिखाए हैं। मंगल ग्रह जस्ट इसके राइट साइड में है। अब ये रोटेशन करता है
ये सबका हम डायरेक्शन, आप देखिए डायरेक्शन हमने सबका दिखाया है। जो भी हमारी पृथ्वी है पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज सुई, घड़ी की सुई ऐसे ऐसे घूमती है टिक 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 करके, लेकिन इसको उल्टा डायरेक्शन में घूमता है ये, इसलिए हमने एंटी क्लॉकवाइज दिखाया। देखिए आप बगल में ये है शुक्र, यह पृथ्वी, पृथ्वी का डायरेक्शन हमने इधर दिया और शुक्र का डायरेक्शन इधर दिया। ये सारे ग्रह एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, एक क्लॉकवाइज घूमेंगे। यहाँ पे लिख दिया हमने क्लॉकवाइज। किसका लिखा है, किसके लिए लिखा, शुक्र के लिए लिखा, वेनस के लिए लिखा। एक क्लॉकवाइज घूमता है और ये एंटी क्लॉकवाइज। ये सारे एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज। ये अपने अपने पाथ में घूमते हैं, अपने अपने ऑर्बिट में घूमते हैं। इनका रास्ता फिक्स है, ये अपने रास्ते से विचलित नहीं होते हैं। जैसे धावक अपने ट्रैक पर फील्ड में अपने ही ट्रैक पर दौड़ता है, एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में नहीं जा सकता, उसी तरह से इनका भी ट्रैक फिक्स है। और ग्रहों की परिभाषा में, प्लैनेट की डिफिनीशन में ये कहा गया है कि प्लैनेट वही है जो सूर्य का चक्कर लगाता हो लेकिन अपने ऑर्बिट में घूमता हो, अपने कक्षा में घूमता हो, अपने पाथ में घूमता हो। याद रखिए सबका अपना अपना ऑर्बिट है। देखिए बृहस्पति का भी अपना ऑर्बिट है। बृहस्पति कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। शनि एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन यहीं पर कल हम लोग चर्चा किए थे कि अरुण कैसे घूमेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज तो ये क्लॉकवाइज। कारण क्या बताया था कल, कारण हमने यही बताया था कि कोई बहुत बड़ा पिंड आ करके इन दो ग्रहों से टकरा गया। सपोज कीजिए, ऐसे दिखाते हैं इसको, ये चल रहा था ऐसे, इस डायरेक्शन में चल रहा था और कोई बहुत बड़ा विशालकाय पिंड इधर से आया और इसको यहां धक्का दे दिया, एक कोलाइड कर दिया। अब ये दो यहां पर था, दोनों का बड़ा टक्कर यहां पर हुआ और इसका डायरेक्शन मुड़ गया। तब ये जब एक बार मुड़ गया तब लगातार उसी डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया। और सेम किसी के साथ, किसी भी ग्रह के साथ हो सकता था उस समय। ये बहुत बड़ा पिंड जो विशालकाय पिंड था, उसको क्या पता कि कहां पर कौन है। आज भी हाल ही फिलहाल आप देखोगे कि उल्का पिंड आ रहा था पृथ्वी को, त्राही त्राही मची हुई थी, पता नहीं पूरा पृथ्वी बचेगी कि नहीं बचेगी। उसको क्या पता कि पृथ्वी है कि मंगल है कि बुध है। उसी तरह से ये भी आ रहा था और आपस में कोलैप्स किया, टकराया और इसका डायरेक्शन को मोड़ दिया। इसी तरह की घटनाएं यहां भी हुई होंगी। इसी तरह की घटनाएं वेनस के पास, शुक्र के पास भी हुई होंगी और इसका डायरेक्शन मुड़ गया। तो अब ये देखें कि प्लूटो जो है उसे हटाया क्यों गया। कल भी हल्का डिस्कशन इस पर किए थे कि 2006 में प्राग में सम्मेलन हुआ, उसमें कहा गया कि ग्रह वही होगा जिसका अपना ऑर्बिट होगा। तो दूसरे के ऑर्बिट में, दूसरे के घर में घुस के खाता हो उसे चोरी तो कहेंगे, कोई ईमानदार कैसे हो सकता है। इसकी वही आदत थी, ये भी दूसरे के घर में घुसता था। देखिए यहाँ पर हमने दिखाने का प्रयास किया है, ये प्लूटो है, ये प्लूटो का ऑर्बिट है। ये देखिए प्लूटो का ऑर्बिट है और ये नेपच्यून का है, ये नेपच्यून का ऑर्बिट है और इसका ऑर्बिट में घुस जाता था। तो होना क्या चाहिए था कि इसको ऐसे डायरेक्शन में घूमना चाहिए था, लेकिन सीधा ऐसे डायरेक्शन में ना जाकर के इसको अगर हम डॉट डॉट कर दें, इसको अगर हम डॉट डॉट कर दें तो ऐसे इसको घूमना चाहिए था, लेकिन ये घूमना इसके ऑर्बिट में इंटरफेयर करता है, इसलिए ग्रहों की सीमा से बाहर इसको कर दिया गया।
ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि ये अंतरिक्ष में विराजमान ही नहीं है, ये अभी भी मौजूद है। तो उसी तरह से सूर्य का चक्कर लगा रहा है, नेपच्यून के ऑर्बिट में इंटरफेयर कर रहा है, घुस रहा है, लेकिन हम लोग मानते नहीं है कि वो ग्रह है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रहों के परिवार से तो प्लूटो को बाहर कर दिया गया, तो क्या प्लूटो बाहर हो गया, अंतरिक्ष से बाहर हो गया? अभी प्लूटो कहाँ है? आप दिग्भ्रमित न होंगे, अभी वहीं पर है, वो वही उसी तरह से घूम रहा है। सौर मंडल की कोई भी पिंड क्षतिग्रस्त नहीं होता है। बाद में जब सूरज नहीं रहेगा तो अलग बात है क्या होगी। 5 अरब साल के बाद सूरज भी नहीं रहेगा, सन परमानेंटली शट डाउन, अलग मैटर है। तो अब आपके दिमाग से में कंसेप्ट आना चाहिए कि प्लूटो वहीं पर है, लेकिन प्लूटो के व्यवहार के कारण उसको बाहर कर दिया, जेल में डाल दिया गया। अब आप देखें, थोड़ी सी सारे ग्रहों पर चर्चा कर लेते हैं। कुछ ग्रहों की विशेषताएं जो हमेशा पूछी जाती है एग्जामिनेशन में, उसको मैंने लिख दिया है। जैसे बुध, पिछला क्लास में बताया कि 5 करोड़ किलोमीटर है। बुध पर एटमॉस्फेयर इज एब्सेंट, हमने लिख दिया एटमॉस्फेयर, वातावरण, वायुमंडल नहीं है। क्यों नहीं है? जब हमारी पृथ्वी पर वायुमंडल है, वहां पर भी गैसेज हैं, वहां पर भी एक्शन रिएक्शन हुआ होगा। जब इन्हीं गैसों से हमारी पृथ्वी पर चट्टान बन सकते हैं, मिट्टी बन सकती है, बहुत सारी गैसेज बन सकती हैं, पानी बन सकता है, तो फिर यहां क्यों नहीं? कारण यह है कि बुध सूरज से बहुत नजदीक है। इस पे जो गैसेज बनी हुई वो सूरज की गर्मी के चलते उड़ जाती है, इसलिए वहां पर। और दूसरी बात है, उसके बगल में इतना बड़ा मास, इतना बड़ा द्रव्यमान का पिंड अवस्थित है। गैसें हमेशा धरातल से ऊपर रहेंगी, जैसे ऊपर जाती है वो खींच लेता है। कैसे रह सकता है यहाँ पर वायुमंडल? जब वायुमंडल नहीं रहेगा तो क्या आप समझते हैं कि लाइफ रहेगा? नहीं रहेगा। अच्छा, वायुमंडल ही तापमान को रोकता है। अगर वायुमंडल नहीं रहेगा, अगर वायुमंडल ही नहीं रहेगा तो किसी भी ग्रह पर गैसेज अवेलेबल नहीं रहेगी। पृथ्वी पर भी बहुत सारी वायुमंडल में गैसें मौजूद हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह वगैरह, मीथेन वगैरह जो भी है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। जैसे आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है। ये सब सारी गैसें सूर्य से प्राप्त रोशनी को, धूप को रोकती है, रोक कर टेम्परेचर को स्टोर रखती है, जिसके चलते धरती पर हमेशा कुछ न कुछ टेम्परेचर रहता है। लेकिन इस ग्रह पर एटमॉस्फेयर नहीं रहने के कारण दिन में तो काफी गर्मी पड़ती है, लेकिन रात में ये जो धूप पड़ी इस ग्रह पर, वो सारी धूप या सारा टेम्परेचर निकल जाता है, बाहर चला जाता है। रोकने का कैपेसिटी इस ग्रह में नहीं है, कारण एटमॉस्फेयर एब्सेंट। तो जब धूप पड़ा तो खूब गर्म हो गई, और गर्म बहुत ज्यादा होती क्योंकि सबसे नजदीक है, और जब रात हुई तो सारे टेम्परेचर बाहर निकल गए, इसलिए सबसे ज्यादा ठंडा हो गया। तो उसी अगर मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस मिनिमम टेम्परेचर, दैट मीन्स दिन का टेम्परेचर, दिन का तापमान माइनस रात का तापमान करेंगे तो तापांतर निकलता है। सबसे ज्यादा तापांतर अगर कहीं होता है तो बुध पर होता है। हम आपके सामने निकाल के दिखा दे रहे हैं। देखिए, बुध का तापांतर है, दिन का तापमान ये है
467 डिग्री सेल्सियस। लिखिए डिग्री सेल्सियस है। ये दिन का तापमान हो गया डे, और ये नाइट का हो गया इतना डिग्री सेल्सियस। इसको माइनस कर ले, इतना डिग्री 287 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिफरेंसेस हुआ, जबकि पृथ्वी का तापांतर मात्र 20 डिग्री सेल्सियस हुआ। ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कारण पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा तापांतर कहाँ होता है वो पूछे जाते हैं, क्यों तापांतर बहुत ज्यादा है ये भी पूछा जाता है। आप एकदम बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर रखिएगा, कोई रटने उठने की बात नहीं है। बहुत लोगों को देखे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रट रहा है, सबसे ज्यादा तापांतर, सबसे ज्यादा तापांतर, बुध पर कर रहा है, लेकिन जैसे थोड़ा सा पूछ दिया गया क्यों तापांतर ज्यादा होता है बुध पर, आंसर नहीं आपके पास अवेलेबल होता है। आप इस कंसेप्ट को समझिए। अब आते हैं शुक्र पर। शुक्र पर ये राइजिंग स्टार कहलाता है। राइजिंग स्टार इसलिए कहते हैं कि सूरज के साथ इसकी राइजिंग होती है और सूरज के साथ ही सनसेट होता है। रोज सुबह में पूर्व दिशा में एक तारा दिखाई देगा, वो है शुक्र। तारा के समान दिखाई देता है, तारा है नहीं, है प्लैनेट, लेकिन सूर्य की रोशनी से चमकता है। और ज्यादा क्यों चमकता है इसका भी कारण आपको बता देते हैं। यहां पर हमने लिखा है सन रे मैक्सिमम रिफ्लेक्ट। सूर्य की रोशनी को बहुत ज्यादा परावर्तित करता है, उसकी सतह पर पड़ते ही बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है सूर्य की किरणों का। फिजिक्स में पढ़ेंगे या पढ़े होंगे कि रिफ्लेक्शन के चलते ही कोई चीज का कलर या चमक, कोई वस्तु दिखाई देती है। सारी सृष्टि की सारी चीजें दिखाई देती है रिफ्लेक्शन के कारण। कोई भी सनलाइट या कोई भी लाइट किसी वस्तु पर, व्यक्ति पर पड़ता है और वहां से रिफ्लेक्शन परावर्तित होकर के हमारी आंखों के पास पहुंचता है, और तब हमारी आंखों पर उस व्यक्ति का, उस वस्तु का इमेज बनता है और उसी को हम देखते हैं। तो मैक्सिमम सनलाइट का रिफ्लेक्शन कर लेता है, इसलिए चमकीला दिखता है। नजदीक नहीं है, ये भी ऑप्शन डाल दिया जाएगा क्वेश्चन में कि शुक्र क्यों चमकीला दिखता है। ऑप्शन में डाला जाएगा क्योंकि सूरज के सबसे नजदीक है, और भी बहुत सारे ऑप्शन डाले जाएंगे। आपको केयरफुल रहना है कि रिफ्लेक्शन के चलते राइजिंग स्टार है। तीसरा ग्रह हमारी पृथ्वी, जिसपे कि लाइफ संभव है, जीवन संभव है, बाकी किसी प्लैनेट पर लाइफ संभव नहीं है। एक और आपको बता दें कि आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ी ग्रह है पृथ्वी। आपको बताया गया था कि आंतरिक ग्रह 4 हैं। 4 आंतरिक ग्रहों को पारंपरिक ग्रह भी कहते हैं, और ये 4 हैं। मंगल तक हमने बताया था, मंगल भी पृथ्वी से छोटा है, इसलिए आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ी ग्रह है पृथ्वी। इसी पर जीवन संभव है, क्योंकि न ज्यादा तापमान है और न ज्यादा ठंडा, न ज्यादा गर्मी पड़ती है न ज्यादा ठंडा। बाकी ये सब जो ग्रह हैं सब इतने ठंडे हैं कि लाइफ संभव नहीं है, और ये सब इसके पहले वाले जितने भी ग्रह हैं सब इतना गर्म है कि वहां भी लाइफ संभव नहीं है। आइडियल स्थिति में केवल पृथ्वी है। ये समझ लीजिए कि जैसे ये सारे प्लैनेट हैं सूरज के, वैसे ही 10 to the power 22 स्टार हमने बताया था पिछले क्लास में, और सारे स्टार में, सारे तारों में इसी तरह के प्लैनेट हैं। पृथ्वी जैसा वहां भी ऐसे ग्रह होगी, हर तारों पर ऐसा ग्रह हो सकती है जिसपे कि जीवन संभव होगा। आप एलियन के बारे में सुनते हैं हमेशा कि एलियन आया, एक तख्तरी पर आया, तुरंत जैसे ही वहां पे भीड़ लगी देखने के लिए उड़ गया। वो कहीं ना कहीं इसी तरह के प्लैनेट, दूसरे स्टार के प्लैनेट, दूसरे तारे के प्लैनेट से आया होगा, और आप देखोगे पिक्चर कोई मिल गया। इसमें ऋतिक रोशन जी बड़ा बढ़िया से रोल निभाए हैं।
उसमें एलियन को दिखाया गया है। वो डायरेक्टर की कल्पना शक्ति है, कल्पना करता है कि कैसे दूसरे स्टार के किसी प्लैनेट से कोई एलियन आया होगा। आज आपको पृथ्वी पर से मंगल पर, ये मंगल का कक्षा है, ऑर्बिट है, जो कि जिस मंगल को हमने दिखाया है यहां पर जाकर दिखा लाल ग्रह के रूप में, बताएंगे लाल ग्रह क्यों है। तो जिस मंगल पर जाने पर पृथ्वी पर से 10 महीने लगे हमारे इसरो के द्वारा भेजे गए सैटेलाइट को, मंगलयान को, वो किसी दूसरे तारे के प्लेनेट पर से आ रहा होगा। अगर हम मानव के रूप में जाना चाहें तो कई हजार साल लग सकते हैं, और वो आता है और तुरंत चला जाता है। तो डायरेक्टर की कल्पना शक्ति है कि उसको दिखाया गया है कि सन से ऊर्जा प्राप्त करता होगा मानव, दूसरे तारे के सैटेलाइट पर रहने वाला मानव सूर्य की रोशनी से ऊर्जा प्राप्त करता होगा। और तभी एलियन में देखो होंगे आप, जिसको जादू कहता है, ऋतिक रोशन जी जादू कहते हैं, उसके सिर पर सन रे को ऑब्जर्व करने की क्षमता है। और जिस समय मैच हो रहा होगा उस समय देखते होंगे जैसे ही बादल छाता है तो वो क्या करता है, उसकी जादू खत्म हो जाती है। एक कल्पना शक्ति है डायरेक्टर की। तो चलिए हम अपने फिर ग्रहों पर, पृथ्वी ग्रह पर वापस आते हैं। यहां पर लाइट इज अवेलेबल लिख दिया हमने। अब ब्लू स्टार क्यों कहते हैं, ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं, सॉरी स्टार में ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी पाया जाता है और पानी अंतरिक्ष से देखने पर नीला दिखाई देता है, इसलिए ब्लू स्टार हो गया। इसके बाद वाले ग्रह पर आते हैं हम, मंगल ग्रह, मार्स। मार्स रेड कलर का दिखता है, मतलब लाल ग्रह है, क्योंकि उसके धरातल पर फेरस ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड, लौ ऑक्साइड पाया जाता है। मैं लिख दिया है फेरस ऑक्साइड, और हिंदी में लिखते हैं लौ ऑक्साइड, लौ ऑक्साइड, लौ ऑक्साइड पाया जाता है, जिसके चलते वो लाल दिखता है। लौ ऑक्साइड आप देखते होंगे कभी लोहा में जंग लग जाता है तो भूरा भूरा रेडियस कलर का हो जाता है। और लोहे की, जिस मिट्टी में लोहे की मात्रा ज्यादा पाई जाती है वो मिट्टी भी लाल कलर की दिखती है, लाल मिट्टी कहते हैं उसको, क्योंकि उसको लैटेराइट मिट्टी भी कहते हैं। पहाड़ी स्थानों में जैसे कि झारखंड वगैरह में आपको दिखाई देगा बहुत सारा। तो यहाँ भी लौ ऑक्साइड पाया जाता है, इसलिए पूरा ग्रह लाल दिखता है। इसकी कुछ और विशेषता बता दें जो एक्स्ट्रा विशेषता है, बाकी बहुत सारी चीजें मिलती है। आप कभी हम ये बात नहीं कहेंगे कि मेरा वीडियो पढ़ करके आप आश्वस्त हो जाएं। एक बुक हमने हमेशा रिकमेंड किया है, कोई भी एक बुक जो जीएस की आपके पास अवेलेबल है जरूर पढ़ें। मेरा पढ़ाया हुआ कंसेप्ट पर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, आपको इंटरेस्ट पैदा होगा। यहाँ पर एक माउंटेन है, ओलंपिया माउंटेन, एमटी लिखा हमने, ओलंपिया माउंटेन, पहाड़। ये क्या है, पहाड़, हिंदी में भी लिख देते हैं ये पहाड़। ये अपना माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। अगर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आप लगभग देखें तो 9 किलोमीटर होता है, 8,850 मीटर है, दैट मीन्स लगभग 9 किलोमीटर। ये 3 गुना से ज्यादा बड़ा है, दैट मीन्स लगभग 27 किलोमीटर ऊपर है। सोचिए कितना ऊंचा होगा। और वहीं पर सारे ग्रहों में सबसे बड़ा वोल्केनो भी लिखा है हमने, वोल्केनो ओलंपियास मेसी करके एक वोल्केनो वहां पर पाया जाता है, जहां पर हमेशा आग ही उगलता रहता है। हो सकता है कि उसकी आग उगलने से भी वो और थोड़ा ज्यादा लाल दिखता हो ग्रह। तो 2 कारण हो सकता है आपको दे दे ऑप्शंस में, एक तो ओलंपियास मेसी करके वोल्केनो का eruption होते रहता है, वो भी लाल बनाने का कारण है, और दूसरा ऑक्साइड पाया जाता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बृहस्पति पर, जुपिटर जिसको लिखे हैं पिछला
क्लास में देखिए जुपिटर लिखा हुआ है, जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह है। और यहाँ तक आप जान जितनी भी बाहरी कक्षा में बाहरी ग्रह हैं सब गैसों से बने हुए हैं। कल ही हमने लिखा था हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड इत्यादि। तो ये भी उसी तरह से बना हुआ है। शनि के बारे में चर्चा करें, ये इस पे रिंग पाया जाता है। अगर आप देखें तो ऐसे रिंग पाया जाता है, इसको कभी वलय लिखता है। एकमात्र ग्रह है जिस पर रिंग पाया जाता है। और इसकी और दूसरी विशेषता क्या है कि सबसे ज्यादा अगर सैटेलाइट है, मून है, तो शनि पर ही है, सैटर्न पर ही है सबसे ज्यादा मून। कल ही हम लोग देखे 82 मून है। तो ये देखिए इसका 82 मून है या फिर चंद्रमा उसको कहेंगे। अब आते हैं अरुण पर, जिसको कहते हैं यूरेनस। जैसा कि पहले ही बता चुके कि एक क्लॉकवाइज घूमता है। यहाँ पे सनराइज होगा वेस्ट में, सब ग्रहों से अलग। सब ग्रहों पर सनराइज ईस्ट में होगा, पूरब में होगा, लेकिन यहाँ पर सनराइज वेस्ट में होगा और सनसेट ईस्ट में होगा। सेम कंडीशन भी इसीलिए हमने पहले लिखा था, वेनस और यूरेनस दोनों जगह पर वही हाल है, सनराइज वेस्ट, सनसेट ईस्ट। इसको ग्रीन ग्रह कहते हैं, हरा ग्रह कहते हैं, ग्रीन प्लैनेट कहते हैं, क्योंकि यहां पर मीथेन पाया जाता है। देखिए फॉर्मूला के रूप में शॉर्टकट लिखा था हमने, इसे मीथेन कहते हैं। मीथेन पाया जाता है, जिसके चलते ये हरा ग्रह दिखता है। सबसे बाहर में वरुण है, इसको कोल्डेस्ट प्लैनेट कहते हैं, सबसे ठंडा। और सबसे ठंडा होने का क्या कारण है दोस्त? क्योंकि ये सूरज से सबसे ज्यादा दूर है। सूरज से दूरी ही इसके बर्फीले होने का कारण बनती है। तो इस तरह से हमने पूरा ग्रहों के बारे में पढ़ा। सारे ग्रहों के सबसे बाहर ग्रहों तक प्लूटो के बारे में हमने अध्ययन किया। एक चीज और ध्यान में आ रहा है, देखिए यहाँ पर हमने शुक्र के लिए सिस्टर प्लैनेट लिखा है, पृथ्वी की जुड़वी बहन लिखा है, जुड़वा बहन कहलाते हैं ग्रह, क्योंकि पृथ्वी से सबसे नजदीक है। यहाँ से 5, 10, 15 करोड़ किलोमीटर के हिसाब से तीनों का हमने डिस्टेंस तय किया था, दिया हुआ है। तो यहाँ से शुक्र से पृथ्वी की दूरी 5 करोड़ किलोमीटर है, जबकि पृथ्वी से मंगल की दूरी 7 करोड़ किलोमीटर है। तो उससे 2 करोड़ किलोमीटर नजदीक है हमारा शुक्र, इसीलिए पृथ्वी का जुड़वा बहन कहलाता है। इसीलिए सबसे ज्यादा चमकीला दिखता भी है पृथ्वी से। तो ये सब सारे ग्रहों की जानकारी हमने हासिल की। अब इन ग्रहों का टाइम पीरियड जो हमने पिछला क्लास में चर्चा की थी कि सौर मंडल का विकास कब हुआ, जैसे कि हमने बताया था कि 4.6 अरब वर्ष पहले, उस समय 4.6 अरब वर्ष पूर्व हमारा सौर मंडल का विकास हुआ, निर्माण हुआ, और उसी समय हमारी पृथ्वी बनी। इसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा। फिर इस धरती पर लाइफ, जीवन का विकास क्रमिक विकास हुआ है, एकाएक विकास नहीं हुआ है। सबसे पहले एक कोशिकीय जीव जंतु बने, बैक्टीरिया वायरस बना, और उससे धीरे धीरे मानव का निर्माण हुआ, मानव का अस्तित्व में आया। और उसका एक स्ट्रक्चर बताएंगे। ये भी बताएंगे कि सूरज का जो ग्रह है ये सब सौर परिवार कहलाते हैं।
ये परिवार कैसे है, क्यों है, क्यों इनको परिवार कहा जाता है। तो हमने कुछ रिलेशन जोड़ा है कि अपने परिवार और सौर परिवार से कुछ रिलेशन हमने जोड़ के रखा है। हमको कुछ समानताएं दिखी कि सूरज भी एक परिवार कैसे कहेंगे, क्यों कहेंगे कि सूरज का एक परिवार है। क्या हमारा जो परिवार, क्या उसी तरह की कुछ एक्टिविटी वहां भी होती है। इन सब चीजों पर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।